एक बार की बात है, जानकी नगर गांव में सुनैना और गुंजन नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसके पिता सुरेश के गुजरे अभी कुछ ही साल हुए थे। पिता के गुजरने के बाद सौतेली माँ ने अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुनैना गुंजन से उम्र में बड़ी थी। दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ से बहुत ही परेशान रहती थी। ठंड का समय था, लेकिन फिर भी सौतेली माँ दोनों बहनों से बहुत सारा काम करवाती थी। सुनैना गुंजन को ज्यादा काम करने नहीं देती थी, क्योंकि गुंजन अभी छोटी थी। उनकी सौतेली माँ को उनको पहनने के लिए भरपूर कपड़े तक नहीं देती थी। एक बार की बात है, गुंजन अपनी बड़ी बहन सुनैना से कहती है, दीदी आप पूरे दिन पानी में काम करती रहती हो। माँ ने हम दोनों को बस एक स्वेटर दे रखा है, लेकिन आप अपना स्वेटर भी मुझे ही पहना देती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो आप बीमार पड़ जाओगी ना दीदी। कोई बात नहीं गुंजन, मैं बड़ी हूँ, मैं थोड़ी ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तू नहीं कर पाएगी मेरी बहन। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं, दोनों स्वेटर तू ही पहन कर रख, समझी? उन दोनों बहनों की बातें उसकी सौतेली माँ कुंती सुन रही थी। कुंती को इन दोनों बहनों का प्यार एक आंख नहीं भाता था। आहा, एक बहन को दूसरी बहन पर बहुत ही प्यार आ रहा है। अब तुम एक काम करो, मैंने जो तुम दोनों को एक एक स्वेटर पहनने को दिया है ना, वो भी मुझे वापस कर दो, समझे तुम दोनों? इतना कहकर कुंती उन दोनों से वह स्वेटर भी छीन लेती है। दोनों बहनों को ठंड में बिना स्वेटर के ही रहना पड़ रहा था। वे उन दोनों को ताजा खाना भी खाने को नहीं देती थी। वे दोनों बहनें हमेशा 2-3 दिन बासी खाना ही खाया करती थी। एक बार की बात है, ठंड के कारण गुंजन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गुंजन की खराब तबीयत देखकर सुनैना चिंता में पड़ जाती है और वो अपनी सौतेली माँ के पास जाकर कहती है, माँ ठंड के कारण गुंजन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। प्लीज माँ 2-3 दिन के लिए उसे गर्म खाना दे दो और उसे पहनने के लिए एक स्वेटर दे दो। प्लीज माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं तो मेरी बहन को कुछ हो जाएगा। प्लीज माँ, मना मत करना प्लीज। सुनैना की बात सुनकर उसकी सौतेली माँ इतराते हुए कहती है, अब तू इतना गिरगिरा ही रही है तो चल ठीक है, मैं तेरी बहन को एक स्वेटर दे देती हूँ, लेकिन मैं उसको कोई ताजा खाना वाना नहीं देने वाली हूँ, समझी? इतना कहकर सुनैना की सौतेली माँ गुंजन के लिए एक स्वेटर दे देती है। स्वेटर लेकर सुनैना गुंजन के पास जाती है और उसे पहना देती है। उसके बाद किचन में काम करने चली जाती है। आज उसकी सौतेली माँ ने हलवा बनाने के लिए कहा था। हलवा बनाते बनाते सुनैना के मन में ख्याल आता है, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा ज्यादा हलवा बना लेती हूँ और चुपके से गुंजन को खिला दूंगी। ऐसे सोचकर सुनैना थोड़ा ज्यादा हलवा बना लेती है और चुपके से ले जाकर अपनी छोटी बहन गुंजन को खिला देती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और धीरे धीरे गुंजन की तबीयत में सुधार आ जाता है। एक दिन उसकी सौतेली माँ सुनैना को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ सुनैना की बच्ची, कहाँ गई? मेरे हाथ पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा तेल गरम करके मेरे हाथ पैर की मालिश कर दे। अभी आई माँ। उसके बाद सुनैना अपनी सौतेली माँ के हाथ पैर में तेल गरम करके मालिश करने लगती है। अरे वाह कलमुही, जो भी कहो, तेरे हाथों में तो जादू है। मेरे तो सारे शरीर का दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। चल और दबा। शुक्रिया माँ। तुझे एक बात पता है, पूरे 2 साल के बाद मेरी बेटी चारू हॉस्टल से घर आ रही है। बड़े दिन हो गए थे उसे देखे हुए, इसलिए मैंने उसे यहीं पर बुला लिया। अरे वाह माँ, यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया। मैं दीदी के आने की खुशी में बहुत सारे पकवान बनाऊंगी। हाँ, खाना तो ऐसे भी तू बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है, बना लियो अच्छा खाना। आज पहली बार कुंती ने सुनैना से अच्छे से और प्यार से बात की थी। सुनैना को बहुत खुशी होती है और उसे लगता है कि उसकी सौतेली माँ के दिल में उन दोनों बहनों के लिए प्यार उमड़ रहा है। यही सब सोचकर सुनैना कुंती से कहती है, माँ आज मुझे आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे माँ एक बात कहूँ? हाँ, बोल, क्या बात है? माँ, इस पूरे घर का काम करने के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। मैं सारा काम अकेले ही संभाल लेती हूँ, तो मैं सोच रही थी
तो क्यों ना आप मेरी बहन गुंजन का दाखिला स्कूल में करा दे। उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक है माँ, और वैसे भी घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ ना, और वो थोड़ा पढ़ लिख लेगी तो सही रहेगा। सुनैना की यह बात सुनकर कुंती गुस्से के मारे तिलमिला जाती है और सुनैना को लात मारते हुए कहती है, तुझ जैसे बेशरम लोगों के अंदर यही कमी होती है। 2-4 बात प्यार से क्या बोल लो, तुम लोग तो सर पर ही चढ़ जाते हो। बड़ी आई अपनी बहन को पढ़ाने वाली, अपना गंदा सा चेहरा लेकर चली जाए यहाँ से। सुनैना आंखों में आंसू लिए हुए वहाँ से चली जाती है। उसे इस बात का बहुत ही दुख पहुँचता है और वह अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। रोते रोते उसकी आंखें लग जाती है। उसी शाम कुंती की बेटी घर आती है और सुनैना सोती ही रह जाती है। अपनी बेटी को देखकर कुंती बहुत ही खुश होती है। अरे वाह बेटी, तू आ गई। तुझे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना बेटी? नहीं माँ, मैं तो आराम से आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, आप फटाफट से खाना लगवा दो माँ। इतना कहकर चारू नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ कुंती सुनैना को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे सुनैना, कहाँ है? जल्दी जल्दी टेबल पर खाना लगा दे। अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर सुनैना हड़बड़ा कर उठती है। अरे मेरी तो आँख लग गई थी, इस कारण मैंने खाना तो बनाया ही नहीं है। अगर यह बात माँ को पता चली तो वो तो बहुत गुस्सा करेगी। सुनैना फटाफट गुंजन को लेकर किचन में जाती है और दोनों बहनें जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। तब तक चारू फ्रेश होकर आ जाती है और देखती है कि टेबल पर अभी तक खाना नहीं लगा। वह गुस्से में चिल्लाने लगती है, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, उसके बावजूद अभी तक टेबल पर खाना नहीं लगा है। आपको पता है ना माँ कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए खाना बनवा कर नहीं रखा है। अरे मेरी बच्ची, तू गुस्सा मत कर, मैं अभी किचन में जाकर देखती हूँ। कुंती किचन में जाकर देखती है और वह वहाँ देखती है अभी खाना बन ही रहा है। यह देखकर कुंती को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहती है, अरे करमजली, मैंने तुझे पहले ही कहा था मेरी बेटी आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना ले, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है ना? तुझे मैं अच्छा सबक सिखाती हूँ, रुक तू 2 मिनट। इतना कहकर कुंती किचन से बाहर जाती है और अपनी बेटी को मनाते हुए कहती है, अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तू बस 10 मिनट इंतजार कर ले, खाना बस बनने ही वाला है। मैं नहीं करने वाली कोई इंतजार, मैं जा रही हूँ बाहर से खाना खाने। इतना कहकर चारू गुस्से से पैर पटकते हुए घर से बाहर खाना खाने चली जाती है। कुंती का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वह गुस्से में किचन में जाती है और खींचकर सुनैना को 2-4 थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुझसे मैंने इतने प्यार से कहा था कि मेरी बेटी के लिए खाना बनाने के लिए, लेकिन किसी ने सही ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी आंख लग गई थी, वरना मैं सारा खाना बना लेती। मुझसे गलती हो गई माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। यह सब देखकर गुंजन भी कहती है, प्लीज माँ, दीदी को मत मारो, उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ कर दो माँ। अब बहुत हो गया तुम दोनों का, मैं तुम दोनों को अब इस घर में और नहीं देख सकती, निकल जाओ मेरे घर से। यह आप क्या कह रही हो माँ? अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ, वैसे भी ये घर हमारे पापा का है, न कि आपका, जो आप हमें इस घर से निकाल रही हो। बहुत जुबान चलने लगी है ना तुम दोनों की, निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। कुंती दोनों बहनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। ठंड का समय था और दोनों बहनों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे दोनों बहनें इधर उधर भटकने लगती है। उन्हें भटकते भटकते रात हो जाती है। गुंजन रोते हुए कहती है, दीदी बहुत भूख लग रही है दीदी, साथ में बहुत ठंडी भी लग रही है, कुछ करो दीदी। मैं क्या करूं मेरी बहन, इतनी रात गए सारी दुकानें बंद हो गई है और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। दोनों बहनें बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। रात को तरकती भड़कती ठंड का दोनों बहनों को सामना करना पड़ता है। सुबह होते होते गुंजन की तबीयत दोबारा खराब हो जाती है। हे भगवान, कौन सी परीक्षा ले रहे हो आप हमसे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी बहन को खो दूंगी, इसके अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। प्लीज भगवान जी, हमारी कुछ तो मदद करो।
सुनैना अपनी बहन को गोद में उठाकर एक बगीचे में पहुंच जाती है और उसे एक टेबल पर लिटा देती है। तभी वहाँ पर बहुत तेज प्रकाश होता है और एक खूबसूरत अप्सरा सी दिखने वाली सुंदर परी प्रकट होती है। परी को देखकर सुनैना कहती है, कौन है आप? दिखने में तो आप कोई दिव्य शक्ति लग रही हो। हाँ सुनैना, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं एक परी हूँ। भगवान ने मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए ही बनाया है। मैं परियों के देश की रानी हूँ। मैंने देखा कि तुम बहुत संकट में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या सच में आप मेरी छोटी बहन को ठीक कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी छोटी बहन को बिल्कुल स्वस्थ कर दूंगी। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाली हूँ जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से ही बदल जाएगी। इतना कहकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है। तभी वहाँ पर दो जादुई नदी बन जाती है। उस जादुई नदी का 2 नेल पॉलिश लेकर परी सुनैना को देती है। एक नेल पॉलिश का रंग लाल होता है और दूसरे नेल पॉलिश का रंग नीला होता है। इस लाल वाली नेल पॉलिश को तुम अपनी बहन के नाखूनों पर लगा देना, फिर देखना तुम्हारी बहन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। और यह दूसरी वाली नीली नेल पॉलिश की मदद से तुम जितना चाहो उतना नेल पॉलिश मांग सकती हो। इसकी मदद से तुम खूब तरक्की कर पाओगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ज्यादा समय तक मैं यहाँ नहीं रुक सकती, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। सुनैना जादुई लाल नेल पॉलिश को अपनी बहन के नाखूनों पर लगाती है। उसके ऐसा करते ही गुंजन बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद वह दोनों बहनें जादुई नीली नेल पॉलिश से ढेर सारी नेल पॉलिश मांगती है और उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देती है। नेल पॉलिश सुंदर होने के कारण तुरंत ही बिक जाती है। नेल पॉलिश बेचकर उन्हें जो भी पैसे मिलते हैं उससे वह दोनों खाना खरीद कर खाती है। गांव के अंतिम छोर पर वह दोनों अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है और उसी में रहने लगती है और रोजाना जादुई नीली नेल पॉलिश से ढेर सारी नेल पॉलिश मांगकर बाजार में बेचने जाती है। उन्हें ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है और वह दोनों बहुत ही धनवान हो जाती है और अपने लिए बहुत सुंदर सा घर बनवा लेती है और साथ ही नेल पॉलिश की बहुत बड़ी दुकान भी खोल लेती है। एक बार की बात है, सुनैना की सौतेली माँ और सौतेली बहन उसकी दुकान पर नेल पॉलिश खरीदने आती है। वहाँ पर सुनैना को देखकर वे दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। तब सुनैना कहती है, आपको क्या लगा था माँ कि आप हमें घर से बाहर निकाल दोगी तो हम भूखे और ठंड के मारे मर जाएंगे? एक बात हमेशा याद रखना माँ, जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। अब आप दोनों यहाँ से जा सकती हैं। सुनैना की बात सुनकर उसकी सौतेली माँ और बहन का मुंह बन जाता है और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इधर सुनैना अपनी छोटी बहन का दाखिला गांव के सबसे महंगे स्कूल में करवा देती है। उसके बाद वे दोनों बहनें अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, नीलकुट पहाड़ी के पास फूलों का एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे। लेकिन उस बगीचे में 3 फूल ऐसे थे जो बहुत ही बड़े और खूबसूरत लगते थे। उन फूलों की एक खास बात थी, उन फूलों पर 3 बहनें रहा करती थी, गुलाबी, लाल और पीली। और यह तीनों बहनें बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी और वह कोई आम इंसान नहीं थी। इन तीनों के पास एक अनोखी शक्ति थी जिससे कि वह अपने आप को फूलों में बदल लेती थी। गुलाबी और पीली बहनें थोड़ी सी नटखट और चंचल किस्म की थी और वही लाल वाली थोड़ी सी शांत स्वभाव की थी। एक दिन जब गुलाबी और पीली बहनें फूल ना बन के बगीचे में खेल रही थी, तभी उस बगीचे से गुजर रहा बगीचे के मालिक की नजर उन दोनों बहनों पर जाती है और यह देखकर बगीचे का मालिक गुस्से से उनके पास जाता है और कहता है, अरे तुम दोनों कौन हो और मेरे बगीचे में क्या कर रही हो? और मैंने तुम्हें पहले तो नहीं देखा या कभी। तुम लोग कहाँ से आई हो और क्या तुम मेरे बगीचे में फूल चुरा रही हो? अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम यहाँ आपके बगीचे के फूल चुराने नहीं, बल्कि हम तो बस इन्हें देखने आए थे। हमने सुना है कि आपके बगीचे के फूल बहुत ही ज्यादा सुंदर और खुशबूदार हैं, इसलिए हम बस इन्हें देखने आए थे।
अरे गुलाबी दीदी, इस बगीचे के मालिक ने तो हमें देख लिया है, और अगर किसी और ने भी हमें यहाँ देख लिया तो हम लोग मुश्किल में फंस जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से गायब होना होगा। दीदी, आप मेरा हाथ पकड़िए और अपनी जादुई शक्तियों को याद करिए, जिससे हम दोनों वापस से फूल में बदल जाएंगे, और इस बगीचे के मालिक ने जो भी देखा वो यह भी भूल जाएगा। दोनों बहनें तभी आपस में फूल में बदल जाती है और वापस अपनी बहन के पास चली जाती है। तभी उनकी बड़ी बहन उन्हें डांटते हुए कहती है, तुम दोनों कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? और अगर आज तुम दोनों बहनें फंस जाती तो हमारा सच सबके सामने आ जाता और हम लोग मुश्किल में पड़ जाते। और तुम्हें पता है ना कि हमें उस गंदी चुड़ैल से बचकर रहना है, जिसने हमारी माँ को बेरहमी से मार दिया था, और अब वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। और तुम लोग यूं ही अपना रूप बदलकर इधर उधर घूमती रहोगी तो वो दिन दूर नहीं कि वो गंदी चुड़ैल हम लोगों को पकड़ लेगी। हमें माफ कर देना दीदी, लेकिन हम क्या करें? हम लोग दिन भर एक ही जगह बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या फायदा ऐसी शक्तियों का दीदी, जो हम और बच्चों की तरह खेल कूद भी नहीं सकते और अपने मन से कहीं घूम फिर भी नहीं सकते। मुझे नहीं रहना इस तरह। हाँ दीदी, मुझे भी ऐसे नहीं रहना। क्या हम अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते? हमें क्या इन फूलों की तरह जिंदगी भर एक ही जगह रहना होगा? फिर हम में और इनमें फर्क ही क्या रह जाएगा? तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? मुझे पता है तुम दोनों को ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें कुछ समय तक ऐसे ही रहना होगा, समझी तुम दोनों? अपनी बड़ी बहन की बात मानकर वह दोनों कुछ समय तक अपना रूप नहीं बदलती है और ऐसे ही फूल बनी रहती है। तभी कुछ दिनों बाद उस बगीचे में एक गरीब लड़की आती है और उन सुंदर फूलों को देखने लग जाती है। तभी वहाँ उस बगीचे का मालिक आ जाता है और उस लड़की को फूल छूता देखकर उस पर चिल्लाने लगता है, ओए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे के फूलों को हाथ लगाने की? साहब, आपके बगीचे में तो बहुत सुंदर सुंदर फूल है, तो उनमें से एक फूल मुझे भी दे दीजिए। मैं उसे अपने घर में लगाऊंगी और जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी, जिससे कि मैं अपने छोटे भाई बहनों का पेट भर पाऊंगी। अच्छा, तो मैंने क्या ठेका ले रखा है तेरे भाई बहनों का, जो अपने बगीचे के फूल तोड़कर तुझे दे दूंगा? मुझे पता है यह फूल कितने महंगे हैं। इतनी खूबसूरत और महंगे फूल तूने कभी अपनी जिंदगी में देखे भी होंगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जा, समझ गई? बगीचे के मालिक की बात सुनकर वह लड़की वहाँ से निराश होकर चली जाती है। लेकिन जब बगीचे का मालिक उस लड़की को सुना रहा होता है तो यह देखकर लाल फूल बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। और वह तभी कहती है, ये इंसान ऐसे क्यों होते हैं? क्या इन्हें किसी का दर्द दिखाई नहीं देता? दीदी, थोड़े दिन पहले आपने ही तो हमसे कहा था कि हमें अपनी जगह से कहीं नहीं जाना और न ही अपना रूप बदलकर किसी के सामने जाना होगा, वरना इससे हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। और अभी आप ही कह रही हो कि आपको उसकी मदद करने जाना है। मुझे पता है मेरी प्यारी बहनों, लेकिन मुझसे उस लड़की का दर्द देखा नहीं जा रहा। उसे इस समय फूलों की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं उसे बस फूल देना चाहती हूँ, जिससे कि वो उन्हें बेचकर अपने भाई बहनों का पेट भर सके। लेकिन दीदी, ऐसा करने से अगर आप कोई मुसीबत में पड़ गई तो? तुम चिंता मत करो मेरी बहन, मैं बस उस गरीब लड़की को फूल देकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। लाल फूल यह कहकर उस गरीब लड़की के घर के आंगन में जाकर लग जाती है और जब वह गरीब लड़की वहां पहुंचती है तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह अपने आंगन में इतनी खुशबूदार और सुंदर फूल देखकर हैरान हो जाती है और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद के लिए मेरे आंगन में यह फूल उगाए हैं ना? यह बहुत सुंदर और खुशबूदार है। अब मैं इन्हें बेचकर अपने भाई बहनों का पेट भर सकती हूँ। तभी वह गरीब लड़की उन फूलों को तोड़कर बाजार में बेचने चली जाती है और यहाँ लाल फूल वापस से अपनी बहनों के पास आ जाती है और वह उस गरीब लड़की की मदद करके बहुत ही खुश होती है। और अब ऐसे ही लाल फूल रोज जाती और उस गरीब लड़की की मदद करती। एक दिन जब वो लड़की फूल बेचकर वापस घर जा रही थी तो उसकी टोकरी में एक फूल रह जाता है, जिसकी खुशबू उस चुड़ैल तक पहुंच जाती है। अरे, ये फूलों की खुशबू तो जानी पहचानी लग रही है। कब से इन फूलों की तलाश थी मुझे। कितना इंतजार करवाया है इस फूल ने मुझे, लेकिन आज मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। पर ये फूलों की खुशबू आ कहां से रही है? तभी चुड़ैल की नजर
उस लड़की की टोकरी पर पड़ती है। अच्छा, तो ये खुशबू इस लड़की के फूलों में से आ रही है, लेकिन इस लड़की को ये फूल कहाँ से मिला, मुझे पता लगाना होगा। तभी वह चुड़ैल उस लड़की के पास जाती है और उसे डरा धमकाकर उससे पूछने लगती है। ए लड़की, रुक और सच सच बता, ये फूल तुझे कहाँ से मिला, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कोई मामूली फूल नहीं बल्कि बहुत ही अनोखे फूल है जो हर कहीं नहीं पाया जाता। तो ये तेरे पास कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। मैं तो जब उस दिन अपने घर गई तो मैंने देखा कि इस फूल का पौधा अपने आप मेरे आंगन में लगा हुआ था, और ऐसे ही यह फूल रोज आकर मेरे आंगन में लग जाया करता है और अपने आप ही वहाँ से गायब भी हो जाता है। मैं तो इसे भगवान का कोई चमत्कार समझकर इसे बेचकर अपने भाई बहनों का पेट भर रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता यह फूल कहाँ से आया है। अच्छा, तो ये बात है। वो तीनों बहनें अभी भी जिंदा है। मैं कब से उनकी तलाश कर रही हूँ, लेकिन आज वो मेरे हाथ लग गई है। अब तुम तीनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब ये लाल बनेगी डाल खुद अपनी दोनों बहनों को पकड़ाने में। यह सोचकर चुड़ैल मन ही मन बहुत ही खुश हो रही होती है। और अगले दिन सुबह जब लाल दोबारा से उस गरीब लड़की की मदद करने जा रही होती है, तभी उसकी बहनें कहती है, दीदी क्या आपका आज जाना जरूरी है? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आज आपकी जगह मैं चली जाती हूँ। हाँ दीदी, आज हम आपकी जगह चले जाते हैं। वैसे भी हमें आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं मेरी प्यारी बहनों, तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़की की मदद करके तुरंत वापस आ जाऊंगी। और अगर आज मैं नहीं गई तो वो अपने भाई बहनों का पेट कैसे भरेगी, इसलिए मुझे जाना होगा। और तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं शाम होने से पहले ही घर लौट आऊंगी। ऐसा बोलकर लाल फूल उस लड़की की मदद करने चली जाती है और जाकर उसके आंगन में लग जाती है। तभी वह चुड़ैल वहाँ आ जाती है और उस लड़की को ढाल बनाकर लाल फूल से कहती है, अरे लाल फूल, मुझे पता है तुम कौन हो, इसलिए चुपचाप अपने असली रूप में आ जाओ, वरना ये लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। चुड़ैल की बात सुनकर लाल फूल बहुत घबरा जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। तभी चुड़ैल कहती है, मुझे पता था कि ये तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारे जितनी सुंदरता और तुम्हारे जैसी खुशबू और किसी फूल में हो ही नहीं सकती। तो आज तो मेरे हाथ लग ही गई। अब तुम मुझे अपनी उन दोनों बहनों तक भी ले जाओगी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं तुझे अपनी बहनों तक ले जाऊंगी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम चाहे तो मेरी जान ही क्यों ना ले लो। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो तुम चिंता मत करो, तुम अब मेरे पास ही कैद रहोगी। और जब तुम समय से घर नहीं पहुंचोगी तो तुम्हारी वो दोनों बहनें तुम्हें सूंघते हुए मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकती चुड़ैल। लाल फूल के ऐसा बोलते ही चुड़ैल उसको अपनी कैद में कर लेती है और अपने साथ काली पहाड़ी पर ले जाती है। वहाँ वह चुड़ैल लाल फूल को बड़े से कांच के पिंजरे में बंद कर देती है और कहती है, तुम्हारे पास अभी भी समय है लाल फूल। अगर तुमने मुझे अपनी दोनों बहनों का पता नहीं बताया तो तुम इसी कांच के पिंजरे में बंद बिना पानी और धूप के मर जाओगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम मुझे अपनी उन दोनों बहनों का पता बता दो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मरने की धमकी दोगी तो मैं तुम्हें अपनी बहनों का पता बता दूंगी? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरी उन दोनों बहनों की शक्तियों की भी जरूरत है, जब ही तुम एक शक्तिशाली चुड़ैल बन पाओगी। सही कहा तुमने, मुझे तुम्हारी उन दोनों बहनों की भी अनोखी शक्तियों की जरूरत है। इसलिए मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, जो आज आ ही गया। आज मुझे मेरी सारी शक्तियाँ मिल जाएगी और मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा चुड़ैल। मैं और मेरी बहनें तुझे अपनी शक्तियाँ कभी नहीं लेने देंगे। वो तो अभी पता चल ही जाएगा। यहाँ दोनों बहनें बड़ी बहन लाल फूल के घर न पहुँचने की वजह से परेशान होने लगती है और अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी वो अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते काली पहाड़ी तक पहुंच जाती है और देखती है कि उस चुड़ैल ने लाल फूल को कांच के पिंजरे में बंद कर रखा है। तभी वो कहती है, मुझे तो पहले ही लग रहा था
कि दीदी को इस चुड़ैल ने ही पकड़ा होगा। उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। इस चुड़ैल ने तो अब हद ही कर दी। आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा और आज हम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल भी करेंगे। यह बोलकर गुलाबी और पीली फूल उस चुड़ैल के पास जाती है और कहती है, ओ चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी दीदी को पकड़ने की? और अगर तुम में हिम्मत है तो तुम हमसे मुकाबला करो और छोड़ दो हमारी दीदी को। आखिर तुम दोनों बहनें आ ही गई। इसी का तो मुझे इंतजार था। अब तुम दोनों को भी मैं तुम्हारी बहन की तरह कैद कर लूंगी और फिर तुम तीनों की शक्तियाँ मेरी हो जाएगी। तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी चुड़ैल। ऐसा बोलकर गुलाबी और पीली फूल अपनी शक्तियों से चुड़ैल के सारे साथियों को मारने लगती है और अपनी बहन को भी पिंजरे से आजाद कर लेती है। तभी चुड़ैल कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे साथियों को हरा दिया तो तुम लोग मुझसे भी जीत जाओगी? मैं तुम लोगों को अपनी शक्तियों से हरा दूंगी और फिर से तुम्हें कैद कर लूंगी। दीदी, आज हम तीनों को अपनी शक्तियों को एक करना ही होगा और एक होकर इस चुड़ैल का सामना करना होगा। और आज हम इस चुड़ैल को दिखा देंगे कि एकता में कितनी शक्ति होती है। और फिर तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ती है और अपनी शक्तियों को मिलाती है और उस चुड़ैल पर एक साथ हमला करती है, जिससे वो चुड़ैल वहीं पर राख हो जाती है और वह तीनों बहनें फिर से आजाद हो जाती है। आखिर हमने इस चुड़ैल को मार ही दिया और आज से हम लोग आजाद हैं। इलाहाबाद के एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लीला नाम की औरत रहती थी। उसके पति का देहांत शादी के कुछ सालों बाद ही हो गया था और उसकी एक बेटी भी थी। पति के देहांत के बाद उसने अपनी बेटी का पालन पोषण खुद ही किया और उसे पढ़ाया लिखाया। वो एक सैंडल की दुकान पर काम करती थी और वहाँ पर सैंडल बनाना सीखती भी थी। जब लीला ने सैंडल बनाना अच्छे से सीख लिया तो कुछ सालों बाद उसने अपनी एक दुकान खोल ली। अब देखते ही देखते समय बीतता गया और उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी और उनका घर खर्च भी आराम से चलता रहता था। साथ ही साथ अपनी बेटी नेहा की पढ़ाई का खर्चा भी वो आराम से उठा लेती थी। एक दिन की बात है, नेहा अपने स्कूल से सीधा अपनी माता की दुकान पर पहुंच गई और वहां पहुंचकर अपनी माँ से पूछती है, माँ, आज तुम इतनी थकी और चिंता में क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? अरे बेटी, गांव के मुखिया की बेटी की शादी है और उनके रिश्तेदारों के लिए बहुत सारे सैंडल बनाने हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। ये बहुत लंबा ऑर्डर मिला है, इसे करने में बहुत देर लगेगी, इसलिए मुझे थोड़ी थकान हो रही है। अच्छा माँ, तो आप ऐसा करो, आप उधर जाकर आराम करो, आगे के सैंडल मैं पूरी कर दूंगी। आखिर मुझे भी सैंडल बनाने आते हैं। अच्छा, तूने सैंडल बनाना कब सीख लिया? माँ, मैं आपको रोज देखती हूँ इतने सालों से। आपको सैंडल बनाते हुए देख मुझे सारे तरीके समझ आ गए हैं और देख देख कर ही मैं सीख गई हूँ। आप चिंता मत करो, आप जाकर आराम करो, मैं सारा काम संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, अगर तू कह रही है तो मैं तेरी बात मान लेती हूँ, पर ध्यान रहे ये बहुत जरूरी काम है, इसे दिल लगाकर पूरा करना और सैंडल अच्छे और सुंदर लगने चाहिए, तभी मुखिया जी और उनके रिश्तेदार खुश होंगे। इतना कहकर लीला घर की ओर निकल जाती है और घर पर जाकर आराम करती है और दूसरी जगह नेहा दुकान पर रात दिन लगाकर काम करती है और सारे सैंडल तैयार कर देती है। सुबह होते ही जैसे ही उसकी माँ लीला वहाँ आती है और उन सैंडलों को देखती है तो वो तो हैरान ही हो जाती है, क्योंकि नेहा ने तो बहुत ही सुंदर सैंडल बनाकर तैयार कर रखी थी। वो दिखने में बहुत ही अद्भुत लग रहे थे। बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया, ये तो बिल्कुल ब्रांडेड सैंडल लग रहे हैं, मानो किसी महंगी दुकान से खरीदे हो। बहुत सुंदर काम करा तूने, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है बेटी। अब लीला इतना कह ही रही होती है, तभी वहाँ पर गांव के मुखिया की बीवी आ जाती है और सैंडल की मांग करने लगती है और उससे पूछती है, अरे लीला, सारे सैंडल तैयार हो गए हैं क्या? हाँ मालकिन, आपके सारे सैंडल तैयार हो गए हैं, आप चिंता मत करिए, ये रहे आपके सुंदर सी सैंडल। अरे वाह, सैंडल तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी बनाई है,
ऐसा लग रहा है मानो किसी बड़े मॉल में जाकर ये सैंडल खरीद रही हूँ। इनको देखकर तो मुझे आनंद ही आ गया। ये देखकर मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। तुम लोगों का शुक्रिया, ये लो तुम्हारे पैसे। अब मुखिया की बीवी वहाँ से लीला और नेहा की तारीफ कर कर चली जाती है और देखते ही देखते कुछ समय बीत गए और अब लीला से काम नहीं हो पाता था। वो बहुत जल्द थक जाती थी और उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा था। नेहा अपनी पढ़ाई खत्म करके स्कूल से घर आकर सीधा अपनी माँ लीला के दुकान पर चली जाती थी उनका हाथ बटाने। एक दिन की बात है, लीला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण वो घर पर ही लेटी हुई थी। तभी वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है और बोलती है, बेटी तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मेरा ये शरीर और साथ नहीं दे पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। मैं तुम्हें छोड़कर तो नहीं जाना चाहती, पर ये मेरी मजबूरी है। नहीं माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम बेकार की बातें कर रही हो। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए एक अच्छे डॉक्टर से दवाई लेकर आती हूँ, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। नेहा इतना कह ही रही थी कि तभी उसकी माँ लीला वही दम तोड़ देती है और उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर नेहा फूट फूट कर रोने लगती है और अगले दिन ही जाकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके वहीं बैठकर बहुत तेज तेज रोने लगती है और दुखी मन से वहीं बैठी रहती है। अब लीला की मृत्यु को कुछ महीने हो गए थे और अब नेहा अपना ध्यान पढ़ाई के साथ साथ दुकान के कामों में भी लगा रही थी और वो दुकान को अच्छे से चलाती थी और नए नए प्रकार के सैंडल बनाती थी। एक दिन की बात है, नेहा की दुकान पर एक औरत आई और उस औरत का नाम रेनू था। रेनू एक बिजनेस वुमेन थी जो कि सैंडल का काम करती थी। उसकी शहर में एक बहुत बड़ी दुकान थी और वो मॉडर्न तरह के सैंडल बनाती थी और लोगों को बेचती थी। वो नेहा के पास आकर कहती है, हेलो, मेरा नाम रेनू है। मुझे यहाँ पर इस गांव की मुखिया की बीवी ने भेजा है। वो मेरी बचपन की सहेली है और उनके सैंडल देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। तब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे तुम्हारा पता दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पर खुद आई हूँ। तुम्हारा काम और तुम्हारा हुनर देखने मेरी फ्रेंड ने बताया कि तुम बहुत अच्छे सैंडल बनाती हो। क्या तुम मुझे उसका सैंपल दिखा सकती हो? नेहा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और रेनू को बहुत सारे सैंपल दिखाती है। तरह तरह के और सुंदर सुंदर सैंडल देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे एडवांस पैसे देकर सैंडल बनाने का ऑर्डर दे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब नेहा उस ऑर्डर को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके सुंदर सी सैंडल बनाकर तैयार करती है और सुबह होते ही अपने स्कूल की ओर निकल जाती है। जब वो स्कूल से घर आती है तो देखती है कि उसकी दुकान में तो आग लग गई है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी दुकान के बाहर ही जो खंबा है उसकी बिजली की वजह से ही उसकी दुकान में आग लग गई। ये देखकर वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और भगवान से इंसाफ मांगती है। उसी समय आसमान से गुलाबी परी गुजर रही होती है और आग देखकर नीचे की ओर उतरकर आती है और देखती है कि वहाँ पर नेहा बैठी फूट फूट कर रो रही है। गुलाबी परी बोलती है, क्या हुआ नेहा, तुम ऐसे यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो और तुम्हारे मकान में आग कैसे लग गई? ते हुए सारी बातें बताती है और बताती है कि कैसे उसके दुकान में आग लग गई। ये सब सुनकर गुलाबी परी कहती है, देखो नेहा, मेरे पास ऐसा कोई जादू तो नहीं है कि मैं तुम्हारी दुकान को दोबारा से ठीक कर दूं, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने परीलोक की दुनिया में लेकर जाती हूँ। गुलाबी परी नेहा को अपने साथ अपनी परियों की दुनिया में लेकर आती है और वहाँ उसे 3 जादुई सैंडल के रास्ते दिखाती है और बताती है कि ये तीनों जादुई सैंडल है, तुम इनमें से एक को चुन सकती हो। नेहा, ये 3 जादुई सैंडल है, तुम इनमें से एक को चुन सकती हो। जिसको भी तुम चुनोगी तुम्हारी जिंदगी वैसी ही हो जाएगी और तुम्हें वही सब मिलेगा जो उस सैंडल की दुनिया में होगा। बस ध्यान रहे कि लालच मत करना। ठीक है परी जी। तभी पहला जादुई सैंडल बोलता है,
नेहा, तुम मेरी सैंडल की दुनिया में आओ, मैं तुम्हें बहुत सारा धन और सोना चांदी दूंगा। फिर तभी दूसरा जादुई सैंडल घर बोलता है, नेहा, मेरी जादुई सैंडल की दुनिया में आओ, मैं तुम्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम दूंगा। फिर तीसरा जादुई सैंडल बोलता है, नेहा, तुम मेरी जादुई सैंडल की दुनिया में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सैंडल बनाने का सामान दूंगा और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीजें भी दूंगा। अब नेहा मन ही मन सोचती है कि मुझे तीसरे सैंडल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि लालच करना बुरी बला है और गुलाबी परी ने भी बोला था कि मुझे लालच नहीं करना, और माँ ने भी मुझे यही सिखाया है। और मुझे अपनी दुकान दोबारा से शुरू करनी है, तो मुझे उसके लिए सामान की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तीसरे गुलाबी घर में जाऊंगी। और फिर जैसे ही नेहा तीसरे गुलाबी घर में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ तो सब चीजों की सुख सुविधाएं प्राप्त थी। उस घर में सैंडल बनाने का सामान था, सुंदर सुंदर कपड़े थे और सब चीजें थी। ये देखकर नेहा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये फल शायद मेरी ईमानदारी की वजह से मिला है। अब वो उस सामान से और सैंडल बनाती है और अपने क्लाइंट रेनू के पास जाती है और उसे अपने बनाए सुंदर सैंडल दिखाती है। अरे वाह नेहा, तुमने तो ये सैंडल बहुत अच्छे से बनाए हैं और ये बहुत अद्भुत और सुंदर भी लग रहे हैं। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे और ऐसे ही दिल लगाकर काम करती रहो। अब रेनू उसे एक बड़ा ऑर्डर देती है और उसे शहर आने के लिए भी बोलती है और अपनी कंपनी में उसे काम करने के लिए कहती है। अब नेहा रेनू की बात मानकर शहर चली जाती है और शहर में जाकर तरह तरह के सैंडल बनाती है और अच्छे दामों में काम करती है और उसे ढेर सारा पैसा भी मिलने लगा था और लोगों को उसके बनाए हुए सैंडल बहुत पसंद आते थे, जिसकी वजह से रेनू की कंपनी की सेल बढ़ती ही जा रही थी। और अब नेहा भी अपनी जिंदगी शहर में अच्छे से बिता रही थी और वो बहुत खुश भी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।